नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये है कंज्यूमर अड्डा का ट्रेड डील स्पेशल। ट्रेड डील दन दना दन, क्योंकि आपने देखा कि डील महाडील जिसे आप कह लीजिए अमेरिका के साथ, जिसका सबको था इंतजार, वो हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो गया है। उसे लेकर काफ़ी उत्साह भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं। और साथ में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि अभी हमने हाल फिलहाल में ही ईयू के साथ एक बहुत बड़ी डील की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। उससे पहले यूके के साथ एफटीए हुआ और कुछ अन्य देशों के साथ भी भारत ने ट्रेड डील्स हाल फिलहाल में की हैं। तो आखिर क्यों इस वक्त बैक टू बैक इतनी सारी ट्रेड डील्स हम कर रहे हैं? इसका भारत के लिए क्या मतलब है? आखिर ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका देश की अर्थव्यवस्था, उसके विकास से सीधा सीधा क्या लेना देना है? किस तरीके से ये काम करेगी उसके लिए, और आपके और हमारे लिए एक आम व्यक्ति के जीवन में इससे क्या फर्क आएगा? दूसरा, अब जबकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील अनाउंस हो गई, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बहुत लंबी ये बातचीत चली, कई तरह के इसमें मोड़ आए, कई तरह की चीजें इसमें हुई, लेकिन डील होते ही साथ उस पर कुछ सवाल भी उठा दिए। विपक्ष की तरफ से सवाल आया, जिसका देश के वाणिज्य मंत्री, जो कि इस डील को लॉक करने में जिनकी एक बड़ी भूमिका रही, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि डील में किसी भी तरह के भारत के जो हित हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। खासतौर पे किसानों के हित, खासतौर पे पशुपालकों के हित, खासतौर पे डेयरी सेक्टर के हित, जिनकी सबसे बड़ी कंसर्न थी, उन्होंने साफ किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो देश का विपक्ष है, उसने उन्होंने राहुल गांधी का नाम प्रमुखता से लिया, कई अन्य नेताओं के नाम लिए और कहा कि वो भ्रम फैला रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं और भारत की प्रगति में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये डील भारत के हित की डील है। तो अब हम सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। पहले, चूंकि अमेरिका के साथ डील हुई, उस पर यह थोड़ा सा प्रश्न उठे, विवाद उठा, जिसकी सफाई सरकार की तरफ से आई, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद, जैसा मैंने कहा, मूल आज का जो कार्यक्रम है कि भाई इतने सब डील्स क्यों, अचानक से क्यों, बैक टू बैक क्यों, और इसका लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? क्या ये 1992 वाली मूवमेंट की तरह है, जब बहुत बड़ा एक मार्केट इंडिया के लिए खुलेगा, चाहे हम एक्सपोर्ट करते हो या विदेशी कंपनियों के रास्ते खुलेंगे हमारे यहाँ आने के लिए, और उनके मायने क्या होंगे, आप पे और हम पे असर क्या पड़ेगा? तो ये सारी बातें आज होंगी। प्लेटफॉर्म सेट हो गया है और वो सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब। जाने माने टैक्स गुरु तो है ही, लेकिन ऐसे बड़े आर्थिक मुद्दों पर बड़ी अच्छा गहन ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं और बड़ी अच्छी तरह से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक बेसिक प्रीमाइसेस मैंने दर्शकों के लिए खड़ा कर दिया है। शुरुआत करते हैं कि जो देश के वाणिज्य मंत्री, जिनका इस डील में एक अहम रोल रहा, उन्होंने आके कुछ सफाई दी, इसलिए दी क्योंकि डील पर होते ही साथ कुछ सवाल उठ गए थे। अब ये सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिख के कुछ बातें लिख दी थी, वहीं से फिर सारे कयास आने लगे। आप हमें बताइए कि इसमें सही क्या, गलत क्या, कैसे देखे लोग इसे? नमस्कार। पहले तो आपको विपिन और कंज्यूमर अड्डा और आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, अच्छा हुआ आपने कार्यक्रम को दो हिस्से में बांट दिया। पहले तो एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, देखिए मैं तो राजनीति से नहीं आता हूं, मैं अर्थशास्त्र की दुनिया से, टैक्स की दुनिया से आता हूं, तो हम तो इसको सिर्फ अर्थशास्त्र और इकोनॉमी के चश्मे से देखूंगा। ये मेरा चश्मा खाली इकोनॉमी दिखाता है और उसके अलावा कुछ दिखाता नहीं, राजनीतिक नैरेटिव को नहीं दिखाता है। ये जो स्पष्टीकरण पीयूष गोयल साहब ने दिया है, माननीय जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि नैरेटिव बनाया जा रहा था और 3-4 मुद्दे हैं जिस पे नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा सुबह से ये शायद 20वां मीडिया से इंटरेक्शन है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं बड़ी क्लोजली इसको फॉलो कर रहा था। और जब डील अनाउंस हुई लेट नाइट, तो मैं भी अटकलें लगा रहा था कि इसमें कुछ चीज़ें जो ट्रूथ सोशल पे ट्रंप साहब ने लिखी, उनका क्या अर्थ है। पहली बात थी कि $500 बिलियन की हम भारत में एक्सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपनी बात करी कि हमारे देश से एक्सपोर्ट जाएगा। अब $500 बिलियन कैसे हो सकता है? $125 बिलियन तो हम एक साल में हम बायलेटरल ट्रेड ही कर रहे थे, लगभग $125 बिलियन के आसपास था। 125, 130, 135 ऊपर नीचे होता रहता था। तो ये तो जब फरवरी में अमेरिका से बातचीत चली थी डील की, तब हुआ था कि 2030 तक हम इसको $500 बिलियन तक ले जाएंगे, यही मंशा थी। तो ये उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक बात करी। जब ट्रंप साहब की देखिए थोड़ी सी आदत है कि वो बहुत उसको ऑप्टिमिज्म डाल देते हैं और कुछ चीजें अपनी तरफ से उसमें ऐड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डील में ये साइन कर रहे हैं कि $500 बिलियन का सामान भारत में एक साल में आएगा और उस पर जीरो टैरिफ होगा, क्योंकि दूसरी बात उन्होंने लिखी कि जीरो टैरिफ पे आएगा। और आप अगर जो लिखा है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें यह लिखा है कि जीरो टैरिफ की तरफ
हम बढ़ेंगे। ये एक सब्जेक्टिव बात है, ये एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव बात नहीं है। जीरो टैरिफ की तरफ हम बढ़ेंगे। और इसमें मैं देखिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, अगर भारत को कोई चीज कहीं से सस्ती मिलती है, इंपोर्ट हमारी जरूरत होगी, बिना जरूरत के तो हम कुछ मंगाते नहीं, ये तो आप इस बात को मानेंगे। अगर हमें कोई चीज सस्ती मिल रही है और वो हमारी देश की जरूरत है, मान लीजिए दालें हैं, अगर वो हमें सस्ती मिल रही है, हमें वहां पर जीरो टैरिफ लगा के मिल रही है, तो हम उसको ले लेंगे कि जहां से भी हमें सस्ता मिलेगा, वी विल लाइक टू इंपोर्ट दैट थिंग। तो ये रही जीरो, 500 बिलियन की डॉलर की बात, ये रही जीरो की बात। उन्होंने कहा उस तरफ हम अग्रसर होंगे। कब अग्रसर होंगे? जरूरत के हिसाब से। देखिए दो देशों के बीच में, इस पे खैर मैं सेकंड सेगमेंट पे आता पर यहां जिक्र करूंगा, दो देशों के बीच में जब बायलैटरल ट्रेड पनपता है तो उसकी जरूरत के हिसाब से पनपता है। आप इसको जबरदस्ती करके नहीं पनपा सकते कि आपको हमसे ये लेना ही लेना है। आप क्या करेंगे लेके, अगर आपको जरूरत नहीं है तो। ये रही दूसरी। तीसरी बात आई रशियन ऑयल पे। उन्होंने कहा कि भारत रशियन ऑयल लेना धीरे धीरे कम करेगा, बंद करेगा। आज की डेट में हम रशियन ऑयल रशिया से लेते हैं, हमें कुछ हद तक वो सस्ता भी मिलता है, आप इस बात को मानेंगे। तो मुझे लगता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सैंक्शंस पहले लगी हुई है रशिया के ऊपर, पहले के मुकाबले हमने इसको कम किया है। तो जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी, अगर ऐसी हालात बने कि हम उसको कम कर सकते हैं तो हम करेंगे। दूसरा उन्होंने वेनेजुएलन ऑयल पे बोला। अब वेनेजुएला का जो ऑयल है, मेरे ख्याल आवाज के दर्शक जानते होंगे, दो प्रकार के, एक ब्रेंट ऑयल होता है जिसको स्वीट बोलते हैं, एक WTI वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल होता है, जिसके रेट में, दोनों के रेट में फर्क होता है। वो ऑयल थोड़ा हार्ड होता है, उसको रिफाइन करना कठिन होता है। अब अगर हमें फीजिबल रहा कॉस्ट वाइज तो हम वेनेजुएला से, जहां से देखिए ऑयल तो हमने 87% जरूरत हमारे देश की विपिन इंपोर्ट की जाती है। हम ईरान से लें, बाकी के मिडिल ईस्ट देशों से लें, रशिया से लें, अमेरिका से लें, कहीं से भी लें, वो तो वेनेजुएला से लें, वो तो हमें लेना ही लेना है। जितना जरूरत होगा उतना लेंगे। और ये पक्का है कि हम अपने एक्सचेकर पे लोड डाल के हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो ये मैं कुछ स्पष्टीकरण जो सुबह से अटकले। और आपको सच पूछूं तो जब सुबह डील अनाउंस हुई थी, तो जब तक मैंने उसको बारीकी से और मेरी टीम ने उसको बारीकी से नहीं देखा था, मेरे मन में भी ये अटकलें थी कि भाई $500 बिलियन कैसे है, ये 0% कैसे है, ये वेनेजुएला का क्या चक्कर है, ये रशिया का क्या चक्कर है। पर जैसे जैसे जब आप उसको डाइसेक्ट करते हैं विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, वो समझ में आया। बयान को दोबारा पढ़ा, तिवारा पढ़ा। और सबसे बड़ी बात तो पीयूष गोयल साहब ने अभी एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई दोनों पक्षों के लोग जब बैठेंगे तो इस पे हम और स्पष्टीकरण देंगे कि इसकी फाइनल डिटेल्स क्या है। बाकी उससे पहले कोई भी नैरेटिव बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है अगर कुछ अच्छा हो रहा है देश के लिए और बहुत बड़े $60 बिलियन का हमारा विपिन, हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया था। आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। एक साउथ में तिरुपुर जगह है, वहां पर 12 लाख महिलाएं केवल अमेरिका के लिए टॉप्स बनाती हैं, टॉप्स और बाकी भी शर्ट्स बनाती हैं। उनको लगभग बंद होने के कगार पे आ गई थी। जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स है, लेदर है, फुटवेयर है। बहुत सारे 2-3 दशकों से लोग खाली अमेरिका को ही सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा में वहां से ऑर्डर्स आ रहे थे और भारतीय सामान को पसंद करा जाता था। अब टैरिफ लगने के बाद वो सब बिजनेस खतरे में पड़ गए थे, वो नौकरियां खतरे में आ गई थी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हुई है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसमें से हर चीज में कमी निकाल के नहीं देखना चाहिए। मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कह रहा हूं, मैं इसमें कहीं भी राजनीति को बीच में नहीं ला रहा हूं विपिन। जी बिल्कुल। और साथ में आज वाणिज्य मंत्री ने वो भी क्लियर कर दिया जिस वजह से डील को शायद इतना वक्त भी लगा, कि 3 खास तौर पे पशुपालन, डेयरी और साथ में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसी तरह का कोई समझौता वहां पर बिल्कुल नहीं किया गया। आपकी इजाजत हो तो मैं एक लाइन इस पर भी बोलना चाहूंगा। जरूर। कि अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड खेती होती है, खासकर अगर हम कॉर्न की बात करें और सोयाबीन की बात करें। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बैंड है। तो आप समझ सकते हैं भारत सरकार कैसे अलाउ करेगी बैंड क्रॉप को यहाँ लाने का। अच्छा, डेयरी में हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम दुनिया के सबसे बड़े डेयरी प्रोड्यूसर हैं। और वहां पर जो कैटल है, जो गाय भैंस होती हैं, उनको मीट रिमेन्स का, यानी मीट का फॉडर खिलाया जाता है। भारत में 35% लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम उसमें से निकला हुआ दूध, घी, बटर यहां पर वैसे भी इजाजत नहीं दे सकते। और वैसे भी भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। 50 से 60% आबादी विपिन हमारी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे में हम कैसे किसी देश के यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचने की इजाजत दे सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे लग रहा है ये सारे स्पष्टीकरण एक नैरेटिव बना के, देखिए नैरेटिव का तो कोई अंत नहीं है। आप किसी भी चीज में से, और कमियां ढूंढना मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान काम है। किसी भी चीज में कमी निकालनी हो तो आप, एक कहावत होती है गांव में विपिन, उसको कहते हैं जो आटा गूंद रही थी उसका सिर क्यों हिल रहा था। अब ये तो कोई कमी नहीं हुई ना, अब आटा गूंदेंगे आप तो सिर तो हिलेगा हिलेगा।
तो मुझे लगता है कि खामखा का नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, उसको पूरा समझना चाहिए और इंतजार करनी चाहिए फाइनल डिटेल्स आने की, जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने अभी बयान दिया है। क्षमा करें, मैंने आपको टोका विपिन। नहीं, बढ़िया। चलिए, तो ये एक पूरी बात, ये जो अभी घटनाक्रम हुआ उसका पूरा स्पष्टीकरण यहाँ आ गया। और जैसे शरद जी ने कहा कि उन्होंने एक इकोनॉमिक्स के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर उसका विश्लेषण किया और फिर वो आपको समझाया। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर कि ये जो अमेरिका के साथ डील है या ईयू के साथ इतना बड़ा एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके पहले यूके के साथ हुआ और कई अन्य देशों के साथ, छोटे बड़े देशों के साथ बैक टू बैक ये अनाउंसमेंट हम सुन रहे हैं। शरद जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ऑल ऑफ सडन इतनी सारी डील्स, इतने सारे एफटीएज, इनकी क्या जरूरत पड़ी और ये एक वक्त में क्यों सब हो रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? देखिए, भारत एक बाजार है दुनिया के लिए। यहां पर हमारी जो मिडिल क्लास की आबादी है विपिन, वो इस समय 65-70 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। 45 करोड़ की ये पहले थी, इसमें 25 करोड़ लोग वो जुड़े जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए, जिनका जीवन का स्तर सुधरा है। तो दोनों को हम जोड़ दें तो करीब 70 करोड़ की है। तो पहले मैं उन देशों के लिए आता हूं, नहीं तो हम कहेंगे कि हम अपने देश के स्वार्थ की बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, पर उन देशों के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा बाजार खुलता है। अब हम भारत पे आते हैं। भारत का इस समय 850-900 बिलियन डॉलर के करीब का निर्यात है, एक्सपोर्ट है। आप समझ सकते हैं, अगर भारतीयों को, और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और वोकल फॉर ग्लोबल की भी बात करते हैं, अगर भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स को, और मैं आपको सच बताता हूं, बहुत सारे देशों में मुझे जाने का मौका मिला है, भारत के प्रोडक्ट्स को दोनों बाहां फैलाकर स्वीकार किया जाता है। इतनी चीजें भारत से जाती हैं कि वो वहां पर इतने शौक से खाते हैं। उदाहरण देता हूं भारत से बासमती चावल का। मैं बासमती चावल का यहां पर जियो टैग्ड है हमारा, उसमें अमेरिका के किसान ट्रंप साहब के पास आए कि साहब हमारा चावल नहीं बिक रहा। भारत का बासमती चावल अमेरिका के रेस्टोरेंट्स में, अमेरिका के घरों में पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है, उसमें रस होता है। जबकि अमेरिका का जो चावल होता है वो एक शब्द होता है फोका, उसके अंदर ना रस होता है ना इतनी खुशबू होती। तो भारत के सामान को वर्ल्ड की अगर मार्केट मिलेगी तो क्या होगा उससे यहां पर रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा निवेश लगेगा, यानी कि जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, उद्योगपति नए नए उद्योग लगाएंगे और एक्सपोर्ट के लिए लगाएंगे। मैंने सूरत देखा, मैंने तिरुपुर देखा, मैंने गुजरात के और बहुत जगह देखी, मैंने गुरुग्राम देखा, मैंने बहुत वो जगह देखी जहां से सामान, नोएडा देखा जहां से सामान बन के अमेरिका में, और ये फैक्ट्रियां खाली और खाली अमेरिका। आप सोचिए कि अगर अमेरिका और चाइना हमारे दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, चाइना के साथ चलिए मान लिया हमारा कि ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है क्योंकि वहां से बहुत सारा सामान यहाँ आता है जिसको हम अपने रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। पर अगर यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारे 27 देशों की एक साथ डील होती है, तो ऐसे में भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक नया बाजार मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि डील से पहले ये क्यों नहीं मिला? भाई डील में क्या फायदा हुआ, जो आपका सवाल था। तो जब भारत का सामान वहां जाता था, मैं यूरोप की बात करता हूं, तो चाइना के प्रोडक्ट वहां पर शेल्फ पे पहले ही पड़े होते थे, और वो क्योंकि वहां सस्ता बनता है और टैरिफ भारत का लगने के बाद वो महंगे हो जाते थे, तो भारत का सामान वहां टिक नहीं पाता था। अब ये डील का मतलब क्या है? डील का मतलब है कि वहां पर टैरिफ, भारत में इसको, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा विपिन, कि भारत में हम इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये एक वेस्टर्न टर्म है टैरिफ। भारत में इसको पुराना नाम लोग ज्यादातर यहाँ कस्टम ड्यूटी, को सामान लाता है ना, मैं कितनी कस्टम ड्यूटी लगी, यहां पर कस्टम ड्यूटी कहते हैं, दोनों चीज एक ही है। अब भारत का सामान जब वहां जाएगा और अगर वो टैरिफ फ्री जाएगा, 90% से ज्यादा सामान यूरोपियन डील में भारत का टैरिफ फ्री जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस कीमत पे आप यहां से भेज रहे हैं उसमें सिर्फ फ्रेट जुड़ेगा और उस कीमत को वहां पर बेचा जाएगा। तो क्यों सामान बिकता है? अगर उसकी कीमत कम हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये दोनों मापदंड पे हम खरे उतर रहे हैं, तो हमें नए नए वहां से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ट्रेड डील का एक और पहलू भी होता है विपिन, जिसके जिक्र करना जरूरी है, उसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का अर्थ है कि यहां से भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, भारत के जो कामकाजी लोग हैं, जो विदेश में जाके अपना एक करियर ढूंढना चाहते हैं, अगर उनको जाके वहां पर इमिग्रेशन की जो फैसिलिटी है या वर्क वीजा मिलने की जो सुविधा है वो अगर आसान हो जाए, तो वहां जाके वो लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं और अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में 120 बिलियन 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा यहां पर आती है इनवर्ड रेमिटेंसेस में, जो हमारे एनआरआई भाई बहनों के द्वारा भारत में भेजी जाती है। तो भारत के लिए, भारत की साख ऊंची होती है। आज विपिन, अगर अमेरिका दुनिया की टेक हब है, तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि भारतीयों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट
जितनी कंपनियां हैं उन सब का मेटा, उन सब का मैं नाम लूंगा, आपको हैरानी होगी जान के, अगर आवाज के दर्शक नहीं जानते हैं, भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर आज इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो अगर हमारे टेक प्रोफेशनल्स को मोबिलिटी की आसानी हो जाती है, और मुझे उम्मीद है भारत और अमेरिका की ये जो डील हुई है इसमें मोबिलिटी का भी कुछ ना कुछ जिक्र आएगा जब डिटेल्स आएंगे, पर मैं अभी यूरोप की, तो अगर यूरोप को हम मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं विपिन, तो मैं अमेरिका की डील को फादर ऑफ ऑल डील्स कहता हूं। तो मदर और फादर आज दोनों हमारे पास आ गए, जिसके ऊपर छत्र छाया माता की भी हो, जिसके ऊपर छत्र छाया पिता की भी हो, मैं समझता हूं वो व्यक्ति कभी मात नहीं खा सकता। तो आज इस डील को बहुत बड़ा मुकाम मानना चाहिए। ये डील अटकी हुई थी, 6 राउंड्स की बातचीत हो रही थी, और ट्रंप साहब के जो भी अपने निजी कारण रहे हो जिस कारण से अटकी हुई थी, पर आज ये बात सिद्ध हो गई कि अगर हम संयम से काम लें, अगर हम धैर्य से काम लें और हम अपने बातचीत के दरवाजे खुले रखें, तो मुझे लगता है ठीक क्या है और गलत क्या है, कालांतर में दूसरी साइड बैठे हुए व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि यही ठीक थे, हम ठीक नहीं थे। और इस बात से मैं इस सेंटेंस को खत्म करूंगा, आज भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है, अब ये इस डील का बैकग्राउंड बता रहा हूं इसको, जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा विपिन अमेरिका को भारत की आज जरूरत है। ये बहुत अहम बात है और ये इस डील के पीछे का एक पहलू है जो लोगों को जानना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ ये सब। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद 2 इंपॉर्टेंट चीजें कि हमारा तो सब कुछ अब वहां पहुंचेगा, हमारे लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए बड़े रास्ते खुलेंगे, लेकिन दूसरा दरवाजा आप भी खोल रहे हैं उनके लिए, उसके क्या मायने होंगे? क्या हमारे देश में जो इंडस्ट्री है उसके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, तो क्या साथ में रोजगार के मौके भी बनेंगे? और दूसरा कि आपके और मेरे लिए सीधा सीधा इसमें क्या निकल कर आता है, क्या फायदा है? ये 2 अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेड डील दन दनादन। आज हम अपनी इस विशेष पेशकश में आपको ये बता रहे हैं कि जो बैक टू बैक इंडिया इतनी सारी ट्रेड डील्स कर रहा है वो क्या है, मायने क्या है, क्या इंपैक्ट आएगा और उससे आपके हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। शरद कोहली जी इसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। ब्रेक से पहले काफी बात हुई। शरद जी, अब ये कि एज एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए जब इस तरह की डील हो रही है इंडिया में, उसके क्या मायने हैं, क्या इंपैक्ट आएगा उसके ऊपर? बिल्कुल विपिन, एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, मैं बचपन में सुना करता था, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ठीक है, अब ये आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी कहता है भाई अमेरिका ने भारत से डील करी, वाणिज्य मंत्री ने, प्रधानमंत्री मोदी ने डील करी, राष्ट्रपति, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जी हां, आपकी सेहत पे फर्क पड़ता है, और यहीं से आपका सवाल निकल के आ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए, 2 हिस्सों में बांट देता हूं मैं जल्दी से। एक तो वो लोग हैं जो सीधा एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पहली कैटेगरी। तो आपकी जेब पे सीधा फर्क पड़ता है। अगर वो एक्सपोर्टर हैं तो आप वो आइटम छांटने शुरू कर दीजिए जो इन देशों में जरूरत है, क्योंकि अब आपके आइटम की कीमत वहां पर कम हो जाने वाली है, यानी कि आपको ऑर्डर्स अब भर भर के मिल सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप एक्सपोर्टर से जुड़े हुए हैं तो आप उस सामान को बनाना शुरू कर दीजिए, और क्वालिटी और कॉस्ट पे आप ध्यान रखिए, आपका बिजनेस सडनली शूट करने लग जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, कहीं बीच में कोई इंटरमीडियरी है और आप सप्लाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाते हैं। तो ये तो रहा एक वर्ग विपिन। अब दूसरा वर्ग आते हैं जो ना एक्सपोर्ट करता है, ना मैन्युफैक्चर करता है, ना ट्रेडर है, सीधी सादी कहीं नौकरी करता है, या कोई युवा है जो पढ़ के निकला है, नौकरी की तलाश में है, या कोई स्टूडेंट है जो अभी पढ़ रहा है। नौकरी के अवसर ये डील्स पैदा करेगी। मैं अगर सबसे बड़ा आम आदमी का फायदा बताऊं, क्योंकि इसमें निवेश आएगा, यहां पर फैक्ट्री। और यूरोप की जो डील हुई है ना, मैं उससे उदाहरण लेता हूं कि अमेरिका का तो अभी आज की घोषणा है, कल रात की। यूरोप की डील को अब कुछ दिन हो चुके हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज चाइना से डीकपल होकर, जिसको चाइना +1 पॉलिसी कहते हैं, यहां पर अब आप उनकी फैक्ट्रीज लगते ही देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, जब यहां पर मर्सिडीज ने फैक्ट्री लगाई, टोक रहा हूं, क्या इसे हम ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2 बोल सकते हैं, जो मुझे अब समझ आ रहा है आपकी बातों से? बहुत बड़ा, ये 1992 से भी बड़ा ग्लोबलाइजेशन है। मुझे आप बताइए, जब मर्सिडीज और BMW ने यहाँ फैक्ट्री लगाई, उसमें जो लोग काम करते हैं, क्या वो सारे जर्मन लोग हैं? क्या वो भारतीय नहीं है? अगर ये फैक्ट्रियां यहां पर आती हैं, मुझे लगता है आम आदमी के, वैसे तो फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर क्योंकि शो का टाइम कम है
तो मैं सबसे बड़े फायदे को गिनवाना चाहूंगा कि आपके लिए नौकरियों के अवसर निकल के आएंगे, आप ग्लोबलाइज हो जाएंगे, आपको विदेशी सामान यहां पर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिलता दिखेगा आपको बढ़िया। अगर आप वॉशिंगटन एप्पल के शौकीन हैं, भले ही वो हमारे दूसरे कश्मीर के एप्पल से या हिमाचल के एप्पल से महंगा हो, पर फिर भी कुछ लोग पसंद करते हैं वो पिस्ता जो अमेरिका से आता है। हो सकता है आपको कल पिस्ता वो मिलने लग जाए, परंतु मैं नौकरी को सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। ये नौकरियों के अवसर सृजन होगा। भारत जैसे 145 करोड़ आबादी वाले देश में विपिन, अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो नौकरी की जरूरत है, इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे रखता हूं। ठीक है, क्विकली शरद जी, एक चीज की, जब हम दरवाजे उनके लिए भी खोल रहे हैं, जब वो हमारे लिए खोल रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से एफटीए हो रहा है, विदेशी कंपनियां आएंगी, नौकरियों का सृजन होगा, वो एक अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी घरेलू कंपनियां, हमारे घरेलू उद्योग हैं, क्या उनके लिए एक टफ कॉम्पिटिटिव टाइम आने वाला है? या देखिए, ये गिव एंड टेक का खेल होता है। अगर हम अपना सामान वहां पर फ्री में भेज रहे हैं, मैं देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, बिना टैरिफ के भेज रहे हैं, तो लाजमी बात है वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आज यूरोप ने डील करी है, अमेरिका ने डील करी है, तो वो उम्मीद करता है। अभी हमने $500 बिलियन की बात करी, उन्होंने क्यों $500 बिलियन कहा कि हम भी अपना माल भर भर के भेजना चाहते हैं। परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वही माल यहां पर आएगा जो हमको जरूरत होगा। ये जरूरत को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं। क्या आप ऐसा कुछ सामान मंगा लेंगे जो हमें जरूरत नहीं है? तो अगर हमें उस सामान की जरूरत है तभी जरूरत होगी अगर वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होगा। तो मुझे लग रहा है भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को, अब मैं उदाहरण लेता हूं पिस्ता का। एक भारत में पिस्ता पैदा होता है, एक अमेरिका में उसको पिस्ताशियो कहते हैं। अगर वो पिस्ता आ रहा है, या मैं सेब का एग्जांपल लेता हूं, एक वॉशिंगटन एप्पल है, लाल रंग का होता है, चमकदार होता है। भारत का कश्मीर का सेब होता है या हिमाचल का सेब होता है, दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस है विपिन कि आपको अगर शेल्फ पे भारत का बना हुआ सामान भी पड़ा है और यूरोप या अमेरिका का बना हुआ सामान भी पड़ा है, आप दोनों की कीमतों में फर्क है, दोनों की देखने में फर्क है, दोनों की क्वालिटी में। मैंने बहुत सारे लोगों को विपिन वॉशिंगटन एप्पल के लिए ये कहते देखा है कि हमें ये एप्पल इतना पसंद नहीं है, हमें अपने हिमाचल कश्मीर का। तो मुझे लग रहा है ये कंज्यूमर प्रेफरेंस पर हमको छोड़ देना चाहिए। आप भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को, भारतीय उत्पादकों को, अपने आप को अंग्रेजी में बोलते हैं पुल अप द सॉक्स। आपको अपनी क्वालिटी और अपनी कॉस्ट पर नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप उससे कॉम्पीट करेंगे। और मैं समझता हूं ये कंपटीशन हेल्दी है। ये लोगों को लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को मार देगा। यहीं से शायद आपका सवाल निकल के आएगा कि हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, यूरोप में भी हाई है, अमेरिका में भी हाई है। आज अब 100 रुपए की चीज यहां बना रहे हैं, हो सकता है वहां से 120 की आए। तो हमारे देश में ऐसा वर्ग है जो 100 रुपए की चीज को 120 की भी खरीद सकता है। उस वर्ग के लिए वो सामान रहेगा, आम वर्ग के लिए हमारा भारत का सामान रहेगा। मुझे कहीं से नहीं लगता कि भारत के उत्पादकों को, भारत के मैन्युफैक्चरर्स को ये कहीं से कोई नुकसान पहुंचाएगा। कंपटीशन हेल्दी होने वाला है और देखने वाला होने वाला है। तो बहुत अच्छी तरह शरद जी आपने पूरा डील और इसके पूरा पीछे का मैकेनिज्म, क्यों हम कर रहे हैं, उसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें अब यहाँ बदलेगी, क्या ये ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2 होगा, एक बड़ा मूवमेंट होगा। लेकिन बैक टू बैक इतनी डील्स, उनके ये मतलब, ये अब शायद सभी दर्शकों को साफ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शरद सर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना ब्यूटीफुली इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।